तो आज है आपका 7 दिसंबर 2024। ठीक है, दिन है आपका शनिवार। ठीक है, और ये सेशन आपका चल रहा है डेली करंट अफेयर एमसीक्यू का। ठीक है, मैं आदर्श कुमार, नमस्कार, स्वीकार कीजिए हमारा। चलते हैं आज पहले क्वेश्चन पे। देखो जो हमारा वो इससे है आपका पहला क्वेश्चन। एक सेकंड, हाँ, ये आपका क्वेश्चन कहता है अल्जाइमर डिजीज को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है अल्जाइमर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेटिया इन द वर्ल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है एट प्रेजेंट देर इज नो क्यूर अवेलेबल फॉर अल्जाइमर। देखो अल्जाइमर कह रहा है मोस्ट टाइप ऑफ डिमेटिया टाइप का एक डिजीज है जो कि पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है आपका कि अल्जाइमर जो है आपका उसका कोई क्यूर मतलब उसका कोई इलाज अभी तक दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। ऑप्शन पहला कहता है ओनली वन, तो बी कहता है ओनली टू, सी कहता है बोथ 1 and 2, डी कहता है जैसा कि नाइदर 1 नाइदर 2, ना तो एक ना तो बी। बताओ आपका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है जहां फर्स्ट सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है वो बताना। वो इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। तो आपका पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है आपका न्यू दिल्ली, चौथा है आपका लखनऊ। बताओ। देखो इसका सही आंसर वो हो जाएगा न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। पहली सोलर अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज किया गया आपका दिल्ली में, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द जल संचय जन भागीदारी। वो कौन से स्टेट में वो लॉन्च किए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका कहता है गुजरात, दूसरा कहता है असम, तीसरा कहता है राजस्थान, चौथा कहता है केरल। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, गुजरात में उन्होंने ये लॉन्च किया है जल संचय जन भागीदारी। अब ये जल संचय जन भागीदारी होता क्या है, तो देखो बात कर लेते हैं जल संचय जन भागीदारी की। तो ये आपका जो इनिशिएटिव है ये आपका सूरत में लॉन्च किया गया था, गुजरात के सूरत में। और ये प्रोग्राम जो है कंस्ट्रक्ट करेगा अराउंड लगभग 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को, जो वाटर सस्टेनेबिलिटी को बनाएगा। ठीक है, आगे ये स्कीम जो है ये बात करता है इनिशिएटिव कि कहता है ये डीपली क्या करेगा, वाटर कंजर्व को डीपली रूटेड करेगा इन इंडियन कल्चर के हिसाब से। जैसे आपका कह सकते हो कि मतलब हार्वेस्टिंग वाटर में यूज़ करना, इरिगेशन के पर्पस पे, एग्रीकल्चर के पर्पस से, और भी वेरियस पर्पस पे आप स्टोर वाटर को यूज़ कर सकते हो, उसके लिए इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात में लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हु हैज़ क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द जूडो एट 2024 पेरिस ओलंपिक। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक हो रहा है, वहाँ पर पहली बार जूडो में मेडल किसने जीता है, वो भी पहला भारतीय। तो पहला ऑप्शन है सकीना खातून, दूसरा आपका सचिन सिन्हा, तीसरा आपका कपिल परमार, चौथा आपका परमजीत कुमार। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर सी हो जाएगा कपिल परमार। कपिल परमार पहले भारतीय बन गए हैं जो जूडो में मेडल जीते हैं 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में। ठीक है, बात करते हैं कपिल परमार की। तो कपिल परमार देखिए आपका जूडो मेंस में 660 किलोग्राम इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे वो, और ब्राज़ील के साथ उनका मुकाबला था जिसमें उन्होंने मेडल जीता है। ठीक है, और ये आपका पहले इंडियन बन जाएंगे, उन्होंने इनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, तो रखते हैं आज तक सेशन को यहीं। ठीक है, आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, तो गुड इवनिंग, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज़ 9 सितंबर 2024। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पब्लिक पॉल्यूशन इन वर्ल्ड। ठीक है, पब्लिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपका कहता है, देखो भाई कह रहा है पहला स्टेटमेंट, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन आफ्टर चाइना। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट जनरेटर है प्लास्टिक पॉल्यूशन का आफ्टर चाइना। चाइना के बाद पहले नंबर पे चाइना, ये स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कहता है ग्लोबल साउथ इमिट्स वे मोर प्लास्टिक वेस्ट इमिशन दैन ग्लोबल नॉर्थ। अब जो साउथ है वर्ल्ड के नज़र से देखोगे, जो साउथ है और जो नॉर्थ है, तो कहा जा रहा है कि साउथ जो है वो बहुत ज़्यादा आपका
साउथ वर्ल्ड है जो बहुत ज़्यादा आपका क्या करता है, प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ। ठीक है, तो अब बताना इन दोनों में से आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है। ठीक है, अभी तो बताओ आप लोग। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ओनली टू, केवल दो सही है। ठीक है, फर्स्ट आपका गलत है। फर्स्ट कैसे गलत है तो वो देखो, फर्स्ट कहता क्या है कि इंडिया जनरेट हाईएस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ए न्यू स्टडी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के अनुसार हम हाईएस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन कर रहे हैं पूरे विश्व में। ठीक है, हम कैसे पीछे रह सकते हैं, बाकायदा हम चाइना से पीछे रहेंगे? नहीं, हमने पॉपुलेशन में चाइना को पीछे छोड़ दिया, हमने प्लास्टिक पॉल्यूशन में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब बात करता है इंडिया, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया 5th ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन बन चुका है अब तक में। ठीक है, और आगे बात कर ली जाए इसमें तो ये कहता है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को अगर डिवाइड कर दिया जाए दोनों को अलग अलग, तो कहा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ठीक है, अब बेसिस चलते हैं प्लास्टिक वेस्ट के हिसाब से कौन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए कॉन्टिनेंट के हिसाब से साउथ एशिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया और सब सहारा रीजन जो अफ्रीका में है वो। ठीक है, तो ये ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और इंडिया वर्ल्ड हाईएस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन बन चुका है अब तक में जनरेटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is which of the following statement best describe the प्रेस बायोपिया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो प्रेस बायोपिया जो आई से रिलेटेड डिजीज होते हैं उसको सही बताता है, माफ कीजिएगा। तो पहला आपका ऑप्शन कहता है कि अ कंडीशन वेयर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी ड्यू टू एजिंग। उम्र के साथ साथ क्या होता है कि आपका जो देखने का जो कैपेसिटी होती है, आंखों की क्षमता, वो कम होते जाती है। क्या इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया? बी ऑप्शन आपका कहता है कि आई कंडीशन काउजिंग अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ द आई एबिलिटी टू फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आंखों की जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, ग्रेजुअली लॉस होते जाती है, जिससे आप क्या होते हैं कि आंखों के द्वारा फोकस नहीं कर पाते किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। ठीक है, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका कहता है कि एन आई डिजीज काउजिंग नाइट ब्लाइंडनेस इन ओल्डर अडल्ट। किसी भी ओल्डर अडल्ट में, यानी कह लीजिए कि जो एज के बाद, अडल्ट एज के बाद जो एज को पार कर चुके हैं, उसके बाद वो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो उनकी आंखों में ये देखने को मिलता है कि उनको नाइट ब्लाइंडनेस होने लगती है। ये प्रेस बायोपिया का लक्षण है, ऐसा सी ऑप्शन कह रहा है। डी ऑप्शन कहता है कि अ कंडीशन दैट प्राइमरली अफेक्ट द पेरीफेरल विजन। एक कंडीशन जिसमें क्या होता है कि पेरीफेरल विजन को इफेक्ट कर देता है, उसको कहते हैं क्या, प्रेस बायोपिया। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, तो बताओ आप लोग। देखो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ग्रेजुअली आपका जो एज का, जो आप एज की तरफ जाते हो उसको ये कहता है। ठीक है, अब ये है क्या प्रेस बायोपिया? देखिए क्या प्रेस बायोपिया होता है, एज रिलेटेड कंडीशन होती है जिसमें क्या कहा जाता है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टों को नियर बाई फोकस करने में प्रॉब्लम होती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है उसके अनुसार। ठीक है, उसके बाद कहता है कि पीपल, जो भी लोग हैं, स्टार्ट टू डेवलप प्रेस बायोपिया अराउंड 40। लगभग कैसा माना जाता है कि एक एवरेज एज के अनुसार जिसके अंदर प्रेस बायोपिया देखा गया है वो 40 साल की उम्र में शुरू होता है। ठीक है, अक्सर आप देखिएगा कि जो 40-50 साल के वो लोग अब तक जा रहे हैं उनको कुछ ना कुछ आंखों में समस्या आ ही जाती है। उसके बाद कहता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की सलाह की मान लें तो स्पेक्टिकल्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज द कंडीशन। एक मात्र उपचार चश्मा ही है जिससे आपको आंखों को बचाया जा सकता है, और प्रेस बायोपिया से भी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यू गोयना आइलैंड जो है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड के बाद ये दूसरी लार्जेस्ट आइलैंड है आपका न्यू गोयना आइलैंड। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड। बहुत ज़्यादा संख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉपुलस है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला ये आइलैंड है पूरे विश्व में। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि द आइलैंड इज़ पॉलिटिकली शेयर्ड बाय पापुआ न्यू गिनी और ब्रूनेई और मलेशिया। कहता है कि आइलैंड जो है पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे क्या है, 3 देशों को तरह ये पॉलिटिकली यहाँ के शेयर किया जाता है, जिसको पापुआ न्यू गिनी कहते हैं। ठीक है, ब्रूनेई कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ, मलेशिया कहते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा A1 ओनली। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, यानी ग्रीनलैंड के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड बन चुका है आपका न्यू गोयना आइलैंड, ठीक है। थर्ड और सेकंड गलत है। कैसे गलत है? तो देखो, बात करता है कि न्यू गोयना जो है वर्ल्ड सेकंड आइलैंड है, अबाउट 7,85,753 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आगे बात करता है ये कि लोकेटेड कहाँ है, तो मलेशिया इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के पास है, ठीक है। जावा अब तक का सबसे मोस्ट पॉपुलस वर्ल्ड आइलैंड है, ठीक है। ये मलेशिया नहीं है, अभी जावा सबसे मोस्ट और पॉपुलस, जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं रह रही है। आइलैंड की बात कर लें तो, ठीक है। और देश की बात कर लें तो हम भारत हैं ही, ठीक है। उसके बाद कहता है न्यू गोयलैंड आइलैंड इज पोलिटिकली शेयर्ड बाय द पापुआ न्यू गोयना एंड इंडोनेशिया। ये पोलिटिकली शेयर होता है पापुआ न्यू गोयना के साथ और इंडोनेशिया के द्वारा, ना कि मलेशिया के द्वारा, ठीक है। अब ब्रोनेओ एक आइलैंड अलग से है, वो वहाँ शेयर होता है मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रोनेओ के द्वारा, ठीक है। ब्रोनेओ एक अलग आइलैंड है न्यू पापुआ गोयना के छोड़कर, ठीक है। तो ये रहा आपका, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, एक ही स्टेटमेंट सही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। कह रहा है पहला स्टेटमेंट, द टर्म इनेमी ऑफ इंडिया इज डिफाइंड अंडर द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। जो टर्म इनेमी ऑफ इंडिया जो डिफाइन किया गया है वो इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग में डिफाइन किया गया, ऐसा है क्या? उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल हु टुक पाकिस्तानी नेशनलिटी ड्यूरिंग 1965 एंड 1971 वॉर अंडर द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। देखो, कह रहा है कि भारत सरकार क्या करने जा रही है कि सारे जो प्रॉपर्टी हैं जो पाकिस्तानी नेशनली यहाँ से जा कर के पाकिस्तान में बस गए वो लोग 1965 के लड़ाई में और 1971 की लड़ाई में, जब बांग्लादेश यहाँ आज़ाद हुआ उस टाइम पे जो लोग पाकिस्तान पे चले गए, उनके सारे जो प्रॉपर्टी यहाँ छूट गए हैं, उन सारे प्रॉपर्टी को क्या कर चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्या कर दिया, अपने अंडर में ले लिया है, ठीक है। किसके अंडर? इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट घोषित करके अपने अंडर में कर लिया है, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट कहता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ। देखो, इसका सही आंसर क्या होगा? कोई नहीं होगा। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, इसी का सही आंसर डी हो जाएगा आपका, दोनों में से कोई नहीं होगा। अब है क्या ये? तो देखो, बात करता है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 डिफाइन करता है ये, ठीक है, इनेमी एक्ट को लेकर के, ठीक है, इनेमी प्रॉपर्टी को लेकर के 1968 नहीं 1962 डिफाइन करता है, ठीक है। आगे ये बात करता है 1962 जो एक्ट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी 1965 और 1965 और 1971 में, ठीक है, एक बार हमने 1965 में लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान से, उसके बाद 1971 में जो हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो अब जा करके बांग्लादेश बन चुका है आज़ाद होने के बाद, तो वहाँ पर जो भी लोग भाग करके यहाँ से यस कर सकते हैं, यहाँ से मूव करके आप पाकिस्तान में जा कर के बस गए, पाकिस्तान की आइडेंटिटी ले लिया, नेशनलिटी ले ली, तो उन लोगों का जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या कर दिया गया है, उसको इनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है, सरकार के अनुसार, ठीक है। इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1960 जो 8 है उसमें ये बात करता है, ये 1962 में घोषित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 में इनेमी प्रॉपर्टी घोषित किया गया था। 1968 में क्या हुआ था वो बात करता है आपका कि प्रॉपर्टी, इनेमी प्रॉपर्टी के कस्टोडियन जो है इनेमी प्रॉपर्टी ऑफ फॉर इंडिया हो जाएगा, ठीक है। इनेमी प्रॉपर्टी के कस्टोडियन को इनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है। तो ये रहा आज तक का टोटल क्वेश्चन, ठीक है। आपको जितना सही हुआ होगा आप कमेंट्स में स्कोर बता सकते हैं, और आपको कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक पे जाइए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, नमस्कार। नमस्ते, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। आज है आपका 10 सितंबर 2024। स्टार्ट करते हैं अपने डेली करंट अफेयर क्वेश्चन से बिना किसी देर किए। देखो, तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। आप अपना पेन पेपर लेके बैठ जाना, जो उतना गलत सही होगा आप अपना स्कोर बता देना। पहला क्वेश्चन कहता है कि इलॉन्गेटेड टॉर्टॉइस के बारे में बात कर रहा है, उसका रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ स्मॉल साइज क्रिटिकली इंडेंजर्ड टॉर्टॉइस स्पीसीज फाउंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया।
ये कह रहा है कि साइज में छोटा होता है, ठीक है, और ये इंडेंजर्ड टोर्टोइस स्पीसीज है, और बेसिकली ये बात कर ली जाए तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इसको पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि इट वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और हाल ही में ये बात कर रहा है कि अभी हाल ही में इसको इंडिया में भी देखा गया है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है, तो आप लोग बताओ। देखो इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा डी, नाइदर वन नाइदर टू, यानी ये भी गलत है ये भी गलत, दोनों के दोनों गलत हैं सर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो बात कर रहा है हमारा इलोंगेटेड टोर्टोइस के बारे में, तो इलोंगेटेड टोर्टोइस बेसिकली वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है टोर्टोइस के कैटेगरी में, ठीक है। अब ये जो होता है स्मॉल साइज नहीं होती, ये मीडियम साइज होती है, ठीक है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, बात कर ली जाए तो। और इसको जो कहा जाता है कि ये अभी क्या कर सकते हो, डेसिडियस और हिली एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये पाया जाता है, ठीक है। अभी जो मतलब फिलहाल की बात कर ली जाए तो ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में पाया जा रहा है और नॉर्थ इंडियन में पाया जा रहा है, ठीक है, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में के पश्चिमी साइड है, जो वेस्ट साइड है बांग्लादेश का, वहाँ पाया जाता है। म्यांमार का जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पाया जाता है, थाईलैंड में पाया जाता है आपका। और बात कर लीजिए आगे तो चाइना में भी कुछ पार्ट्स में देखा जाता है, कुछ इलाकों में। उसके बाद मलेशिया में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो बात कर रहा है रिसेंटली क्या हुआ है कि इसको देखा गया है क्या, फर्स्ट टाइम अरावली रीजन में देखा गया है, ठीक है, अरावली रीजन में देखा गया। और ये कहा जा रहा है कि इसका पॉपुलेशन जो है इंडिया में खासकर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन ये एक दो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास ईस्टर्न घाट में, ठीक है। और एक सेकंड और आगे बात कर ली जाए तो ये फाउंड होता है आपका हिमालय इनहेबिटेड वेटर एरियाज में, ठीक है, वो ठंड इलाके में गीले इलाकों में पाया जाता है, ठीक है, बेसिकली टोर्टोइस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, नाइदर वन नाइदर टू होगा, ठीक है, क्योंकि ये पाया जाता, ये तो मीडियम साइज होता है, स्मॉल साइज नहीं होता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कह रहा है सक्थन थम्पुरन के अभी एक प्लेसेस अभी रिसेंटली में रहा था, तो ये किस स्टेट में है ये बता रहे पूछ रहा है, ठीक है, कि सक्थन थम्पुरन कौन से स्टेट में है। ऑफकोर्स नाम से ही लग रहा है कोई साउथ का स्टेट प्लेस में होगा, ठीक है। तो आपके पास पहला ऑप्शन असम है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा केरल है, चौथा आपका बात कर लिया तो कर्नाटक है। आपको बताना है कौन सा है, बताओ। बेसिकली देखो ये इसका आंसर सी होगा, ये केरल में पाया जाता है, ठीक है, केरल में है ये। और केरल में ये क्या है तो बात कर ली जाए राजा राम वर्मा कुंजली पलाई की और रमा वर्मा नाइन्थ की, तो वो बेटर नोन कह सकते हैं कि वो उस नाम से जाने जाते थे, सक्थन थम्पुरन के नाम से, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं आपके कोचिन किंगडम के नाम से उनका वो पहले राज्य में रूलर थे वो, ठीक है, कोचिन में। आगे ये बात करता है कि ये जो है अभी ये जो रीज़न है अभी बात कर लीजिए ये आपका केरल में है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपका केरल में है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो बहुत ही फेमस टॉपिक है, इस साल किसी ना किसी पेपर में, हर पेपर में कह लो तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे, ठीक है, मंकी पॉक्स को लेकर के। तो मंकी पॉक्स को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है, ठीक है। WHO ने भी स्टेटमेंट दे दिया है इस पर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया चुका है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज काउस्ड बाय द मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है, कह रहा है कि वायरल डिजीज़ है, इन्फेक्शन डिजीज़ है, ठीक है, ये मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इसका जो सिम्टम्स है सिमिलर होता है आपका किसमें, स्मॉल पॉक्स के जैसा, ठीक है, जो कि क्लिनिकली मोर सीवियर होता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि नो वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज अवेलेबल, अभी तक इसका कोई उपाय नहीं मिला, इसका कोई इलाज नहीं मिला है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो आप लोग बताओ। अभी आज के न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है, ये आपका वायरल इन्फेक्शन डिजीज जो कि मंकी पॉक्स के बारे में होता है, ठीक है। बाकी आपका सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि डेनमार्क, हंगरी, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम को, इन चारों में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो जर्मनी के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, जर्मनी के साथ बॉर्डरिंग शेयर करता है। तो इनमें से कौन है, कौन कौन सा है आपको बताना है, तो आप लोग बताओ।
देखो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 है। कौन कौन सा है? डेनमार्क है सर, स्विट्जरलैंड है सर, और बेल्जियम है। हंगरी नहीं है। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम है। कैसे है तो देखो, देखो ये रहा आपका मैप जिसमें ये जर्मनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपका डेनमार्क है जो इसके साथ है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आपका कहता है, एक सेकंड, उसके बाद आपका कहता है बेल्जियम है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहता है? उसके बाद आपका कौन सा है? स्वीडन है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, तो रखते हैं सेशन को यहीं तक, ठीक है। आपको जितना स्कोर हुआ होगा बता सकते हैं, और आपको पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। तो टुडे इज 11th September 2024. Let's start from our first question. So, see, our first question is, in 54th GST Council meeting, the GST rate on cancer medicine has been reduced to how much? अभी हाल ही में 54th GST काउंसिल हुई है, जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि कैंसर की जो दवाइयाँ आती है उसमें जो GST लगता था, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको कम कर दिया गया। तो कितना कम किया गया है ये आपको बताना है, तो आप लोग बताओ। देखो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 5% कम करके 5% कर दिया गया है। अब देखो क्या न्यूज़ है ये। तो देखो बात करती जा रही थी कि मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजन वर टेकन इन 54th GST काउंसिल चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ड्यूरिंग द मीटिंग GST रेट ऑन कैंसर इज रिड्यूस टू 12% टू 5%। पहले 12% था, 5% कर दिया गया कैंसर के मेडिसिन पे, ठीक है। आगे बात कर ली जाती है तो GST रेट जो है सॉल्टी और सेवरी फूड आइटम जो है उस पर रिड्यूस करके 18 से 12% कर दिया गया है। जो भी फूड, सॉल्टी फूड है और सेवरी फूड है, ठीक है, उसको लेकर के, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर मत्स्य किसान समृद्धि कोष स्कीम, ठीक है। तो कह रहा है कि किसने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि स्कीम लॉन्च किया है। तो पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा राजीव रंजन सिंह, तीसरा राजीव प्रताप रूढ़ी, चौथा आपका गिरिराज सिंह। कौन आंसर है बताओ आप लोग। तो देखो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, राजीव रंजन सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि स्कीम, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन द नेम एज द इंडियन फ्लैग बेरियर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है, ठीक है। और जब खत्म होती है तो एक क्लोजिंग सेरेमनी होती है, ठीक है। तो क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे इंडियन फ्लैग बेरर कौन थे? इंडियन फ्लैग को, मतलब भारतीय तिरंगा किसके कंधों पर थी? कौन भारतीय तिरंगा को उठा करके चल रहा था, ठीक है। तो इसमें से पहला ऑप्शन आपको दिया गया कपिल परमार और हरविंदर सिंह, दूसरा हरविंदर सिंह प्रीतिपाल, तीसरा प्रीतिपाल नवदीप सिंह, चौथा नवदीप सिंह और कपिल परमार। आपको बताना है, बताओ आंसर। देखो इसका आंसर बी हो जाएगा, हरविंदर सिंह प्रीतिपाल, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा, हरविंदर सिंह प्रीतिपाल। इन लोगों ने मिलकर क्या किया? फ्लैग बेरर करके सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। सो आज सेशन को रखते हैं यहीं तक, ठीक है। अब बाकी कोई क्वेरी या कोई कमेंट सेक्शन या कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 12th September 2024, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जोक सपाट, ओके। लेट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री। तो कह रहा है इनमें से कौन कौन से जो कंट्री हैं वो क्या कर रहे हैं? अमेजॉन रिवर के पार्ट हैं, ठीक है। अमेजॉन रिवर बेसिन जो है हमारा नदी है अमेजॉन, उसके पार्ट हैं, ठीक है। तो पहला आपका कहता है ऑप्शन उरुग्वे, दूसरा कहता है पराग, तीसरा कहता है कोलंबिया, फोर्थ कहता है आपका पेरू, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से अमेजन रिवर बेसिन के पार्ट रहे हैं वो आपको बताना है। रिसेंटली अमेजन फॉरेस्ट बहुत न्यूज़ में था, जिसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग बताओ। देखो इसका सही आंसर है वो बी हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 है, ये दोनों आपके अमेजोन रिवर के पार्ट हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड, शायद ये
ओके, तो ये क्वेश्चन आपका नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, तो आप लोग उसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है हु लॉन्च द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम। प्रधानमंत्री यानी पीएम मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको वो बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका कहता है अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्ट्री है, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है राजीव रंजन सिंह, तीसरा आपका कहता है राजीव प्रताप रूडी, चौथा आपका कहता है गिरिराज सिंह। कौन सा स्टेटमेंट सही आप लोगों को बताना है, बताओ। सो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजीव रंजन सिंह, बी ऑप्शन, ठीक है। इसको आप लॉक कर लीजिए। राजीव रंजन सिंह ने पीएम मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से जो आपका साल्ट पैंस के लिए करेक्ट है। साल्ट पैंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है साल्ट पैन आर पार्सल ऑफ हाई लाइंग कोस्टल लैंड वेयर द सी वाटर फ्लो इन लीव्स बिहाइंड द साल्ट एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। यानी साल्ट पार्सल जो है आपका हाई लाइंग एरिया में, तो कोस्टल एरिया में बिलोंग रहता है, वो बात कर रहा है, वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ सी वाटर ज़्यादा फ्लो होते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है, जहाँ और भी अदर्स मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। ये आपका पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है आपका गुजरात आर द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ साल्ट पैन लैंड इंडिया। गुजरात जो है बहुत बड़ा साल्ट पैन लैंड इंडिया का पार्ट रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट से आपको बताना, बताओ। देखो इसमें से सही आंसर आपका डी हो जाएगा, कोई सा स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। गुजरात रही गुजरात की बात, तो गुजरात आपका लार्जेस्ट पैन सॉल्ट पैन लैंड नहीं है। आपका सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट पैन लैंड आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद तमिलनाडु आती है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या इसका होता क्या है सॉल्ट पैन, उस पर हम बात करते हैं। देखो हम बात कर ले सॉल्ट पैन की, तो देखो इस सॉल्ट पैन क्या है आपका, एक पार्सल लो लाइंग लैंड है, ठीक है, जहाँ सी वाटर फ्लो करता है एक सर्टेन टाइम में, ठीक है। अब इसको जो कह लिया जाए तो ये कहाँ कहाँ आपका पाया जाता है इंडिया में, तो इंडिया में देखिए आपका आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट एक्सपेंस है सॉल्ट पैन का। उसके बाद आपका तमिलनाडु है, महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पीएम ई ड्राइव को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अ न्यू स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये बहुत ही नया नया स्कीम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के प्रमोशन किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के इसके और भी पहले कौन सा स्कीम था वो आपको बताना है, बताइए। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है इट विल बी कम्प्लीमेंट फेम इंडिया फेज़ 2। ये कम्प्लीमेंट कर रहा है फेज़ इंडिया 2 के पार्ट जो स्कीम था उसको ये आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट ऑफर द सब्सिडीज टू इंसेंटिव एडोप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी जो इंसेंटिव अडोप्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैसिलिटी को किसी भी कार में, तो उसको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो आप लोग बताओ, फटाफट बताओ। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। केवल 2, 1 और 3 आपका सही है, बाकी ये फेम इंडिया का फेज़ का पार्ट 2 का कम्प्लीमेंट नहीं है ये, ठीक है। अब ये पीएम ई ड्राइव है क्या, तो देखो बात कर लेते हैं पीएम ई ड्राइव की। तो देखो हाल ही में क्या हुआ था, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा आपको देखने को मिला था 11 सितंबर को कि उन्होंने ये अप्रूव किया है न्यू स्कीम कॉल्ड पीएम ई ड्राइव, जो कि बात क्या करता है, रिप्लेस करेगा आपका फ्लैगशिप स्कीम को, जो है इसके पहले अर्लियर जो फ्लैगशिप स्कीम थी ना उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा ये स्कीम, ठीक है। जिसमें टोटल बात कर ली जाए तो 10,900 करोड़ का 2 ईयर के लिए खर्च किया जाएगा इन पे, ठीक है। अब पीएम ई ड्राइव को क्या किया गया, रिप्लेस फास्टर एडोप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ई व्हीकल्स इन इंडिया फेज़ 2, ठीक है। ई व्हीकल्स इंडिया फेज़ 2 को रिप्लेस करेगा ये, ठीक है। यानी वही फेम इंडिया फेज़ 2 जो हमारी स्कीम थी उसको रिप्लेस करेगा ये पीएम ई ड्राइव। आपको पता होगा फेम इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पहला फेम फर्स्ट आया था आपको 2015-16 में, उसके बाद 2018-19 में आपका दूसरा पार्ट आया है, ठीक है। अब देखो ये आगे और क्या करता है कि जो लोग क्या कहते हो आपको सब्सिडी उनको दी जाएगी, ठीक है, इंसेंटिव या सब्सिडी दी जाएगी उनको, जो क्या करेंगे ई एम्बुलेंस या टू व्हीलर या जो भी 3 व्हीलर हैं उस पर उनको एज ए कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे, तो उनको ये सब्सिडी और इंटेंसिव डिमांड भी दी जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको फाइनल बी आंसर हो जाएगा, जिसमें 1 और 3 सही है, ठीक है। बाकी सेकेंड आपका गलत है, ठीक है। 1 और 3 आपका सही है, बाकी सेकेंड आपका गलत है, ठीक है।
सो द तो रखते हैं सेशन को आज यहीं तक। बाकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 13 सितंबर 2024। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंस कमीशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फाइनेंस कमीशन को रिगार्डिंग स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 5 ईयर बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हर 5 साल पे ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इकोनॉमिस्ट अरविंद पंगरिया इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पंगरिया जी हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट रिकमेंड द मेजर फॉर इंप्रूविंग द फिजिकल मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। फिजिकल मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के रिगार्डिंग ये कुछ मेजर्स हैं जो रिकमेंड करता है। ये थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका कहता है कि इट फैसिलेट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो भी फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैसों का लेन देन, उसके रिगार्डिंग ये क्या करता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करने में ये फैसिलेट करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। तो आपके पास टाइम है 10 सेकेंड का, बताओ। और जो लोग वीडियो बाद में देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, बताओ। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ओनली 3। कौन कौन से 3 सही हैं, तो 2, 3, 4 सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए नहीं होता है और ना ही प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। तो देखो इस साल जो है कर्नाटक के रेवेन्यू मिनिस्टर है कृष्णा बयार गौडा। ठीक है, कृष्णा बयार गौडा को 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया। ठीक है, ना कि आपको अरविंद पंगरिया को। ठीक है, और सेंटर के बीच जो आप कह सकते हैं 5% का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगाया गया। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, बहुत ही अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, इसका एक अलग से आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा इस चैनल पर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में बनाया गया था ये। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1984 में बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन आपको पता है 1945 में। और डी ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है, वो कौन पब्लिश करता है इसको, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट में देखिए क्या करता है, डिक्रीज इन जॉब ग्रोथ की बात किया गया इस एम्प्लॉयमेंट में, इंक्रीज इन इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये विद द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है, द स्टैंडिंग कमिटी फॉर स्टैटिक्स को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पहला कहता है कि द SU स्टैटिक कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है, एडवाइस करती है सेंटर टू सर्व द मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग द सैम्पलिंग फ्रेम को लेकर के। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि ये इन्वॉल्व होता है किसमें, इम्पार्टिंग द टेक्निकल गाइडेंस ओनली सेंट्रल लेवल एजेंसियों को। ठीक है, केवल सेंट्रल लेवल के एजेंसियों को ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओनली वन, केवल यही सही है। ठीक है, बाकी सेकंड गलत है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ये कि किसके रिगार्डिंग है, कह रहा है गुड्स यूज टू कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो गुड्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंडर इसमें से कौन कौन से आते हैं वो आपको बताना है। पहला कहता है फूड एंड बेवरेज, दूसरा कहता है आपका हाउसिंग, तीसरा कहता है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, चौथा कहता है मेडिकल केयर। कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो प्लीज़ बताओ। इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा बी हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही है, 1, 2 और 4। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट नहीं आता है। जो भी इंडस्ट्री के जो टूल्स और इक्विपमेंट होते हैं, एसेसरीज, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंडर में कैलकुलेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 1, 2, 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। कह रहा है ब्रिक्स
2014 में जब बनाई गई थी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिक्स, ब्रिक्स के द्वारा कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है 2014 में, ठीक है। 2014 में कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया गया, तो आपको बताना है। आप लोग बताओ। पहला ऑप्शन कहता है वर्ल्ड बैंक, दूसरा कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा कहता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, चौथा कहता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन है वो बताना है, बताओ। सो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था 2014 में ब्रिक्स के द्वारा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। नमस्कार। सो हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 14 सितंबर 2024 और आज है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस की आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ। हमारा जो भारत देश है वो कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तो है नहीं हमारा, लेकिन हिंदी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सी, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग्स विथ रेफरेंस टू HSBC इंडिया PMI सर्वे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आपको कहता है इट एम्स टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ये एक्सेस को क्या करता है, परफॉर्मेंस उसकी बताता है, ठीक है। ये सर नेक्स्ट कहता है आपका सेकंड, इट सर्वे इज कंडक्टेड ऑन मंथली बेसिस, की ये सर्वे मंथली बेसिस पे होता है, हर महीने होता है। तीसरा कहता है आपका कि अ PMI रीडिंग अबव 50 जनरली इंडिकेट द एक्सपेंशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर PMI कह रहा है कि अगर 50 से ऊपर जाएगा तो ये जनरली इंडिकेट करता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी सारे के सारे सही हैं। 1 2 3 सब सही हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है कि आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा फंडामेंटल राइट्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या कहता है आर्टिकल 20 सब क्लोज 3। तो पहला स्टेटमेंट आपका कहता है कि राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी किसी को गिरफ्तार कर लिया गया या अरेस्ट कर लिया गया कन्विक्शन के ऑफेंस को लेकर के, राइट टू प्रोटेक्शन का उसका फंडामेंटल राइट्स है। बी कहता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में इसको ऑप्शन में है सेकंड। सी कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। उसके बाद डी कहता है आपका कि राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो आपको अरेस्ट और डिटेंशन किया जाता है उसके खिलाफ आपको एक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। यानी कोई भी एक्यूज जो आपका होता है, यानी कोई आरोपी है, जिस सपोज करो किसी ने क्राइम किया है और उसके ऊपर कोई आरोप लग गया है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ फंडामेंटल राइट्स आपको क्या करता है कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं प्रोवाइड करेगा कि आप वो अगर अपने अगेंस्ट में गवाही दे सके, ठीक है, या अपने फेवर में गवाही दे सके, ऐसा उसके पास ये रूल नहीं है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स बोलता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये अभी रिसेंटली में क्या हुआ आपको पता होगा कि जो अंडमान निकोबार है, पोर्ट ब्लेयर है उसका कैपिटल, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है और ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है सुभाष चंद्र बोस रेज द नेशनल फ्लैग इन पोर्ट ब्लेयर इन 1943। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार पोर्ट ब्लेयर पर झंडा फहराया था। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है वीर सावरकर वर इम्प्रिजन इन द सेलुलर जेल ऑफ पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर जो हैं उनको पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में उनको जेल की तरह जेल में कैदी बना के रखा गया था, जो काला पानी की सज़ा होती थी। थर्ड आपका कहता है द महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क नियर द पोर्ट ब्लेयर इज़ फेमस फॉर द कोरल रीफ एंड मैरीन लाइफ। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क जो है आपका पोर्ट ब्लेयर में, वो फेमस है कोरल रीफ और मैरीन लाइफ के लिए। ये तीसरा ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन कहता है आपका ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन ऑफ दिस। कौन सा सही है आप लोग बताओ।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट सही हैं, आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस पहली बार नेशनल फ्लैग जो है पोर्ट ब्लेयर में फहराया जाता है। पहली बार देश में नहीं, मतलब अंडमान निकोबार में नेशनल फ्लैग फहराया जाता है 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जगह के पास, जो कि कैपिटल है भी अंडमान निकोबार का। वीर सावरकर जो है वो इम्प्रिजन कर दिए गए थे आपका, उनको जेल भेज दिया गया था काला पानी की सज़ा के थ्रू, जहाँ पर उन्होंने फिर ऐसा, मतलब एक तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये बात है और हिस्ट्री में कि उन्होंने एज अ माफ़ीनामा लेटर लिखा था और उसके बाद उनको बाहर छोड़ दिया गया, जेल से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका जो था वो आपका सही है। महात्मा गांधी जो नेशनल मैरीन पार्क है वो आपको पोर्ट ब्लेयर में है, वो कोरल रीफ के लिए फेमस है और मैरीन लाइफ के लिए फेमस है, ठीक है। तो ऑल द स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is कि which of the following organization is primarily responsible for the implementing the national monsoon mission? कौन सा इसमें से मिनिस्ट्री है जो इनके अंडर में ये आता है आपका नेशनल मानसून मिशन इम्प्लीमेंट करने का? पहला ऑप्शन कहता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा कहता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, तीसरा कहता है आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, डी कहता है आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। तो कौन सा सही है आपको वो बताना है, तो बताओ। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये क्या कर सकते हो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल मानसून मिशन को, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है PM गति शक्ति को लेकर के, PM गति शक्ति को लेकर के जो नेशनल मास्टर प्लान था उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो पहला कहता है क्रिएशन ऑफ ओनली अ लोकल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस इज द की कंपोनेंट ऑफ द प्लान। कह रहा है कि क्रिएशन ऑफ लोकल लेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उनका डेटाबेस तैयार करने का पहला इनका ये प्लान है। दूसरा कहता है कि इट्स एम टू मॉनिटर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यूजिंग द GIS बेस्ड ERP पोर्टल, यानी GIS बेस्ड ERP पोर्टल जो है उसके बाद उससे क्या करेंगे वो मॉनिटर करेंगे कहाँ कहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो रहा है उसकी मतलब डेवलपमेंट कहाँ तक हो गई है उसके बारे में वो देखेंगे, ठीक है। थर्ड कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। ये किसके अंडर आता है? नेशनल शक्ति में PM शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ये कह रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन कहता है 1 and 2 ओनली, दूसरा कहता है B and 3 और 2 and 3 ओनली, थर्ड C कहता है आपका 1 and 3 ओनली, डी कहता है ऑल 1 and 2 3 सब सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो बताना है, बताओ। देखो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है, ठीक है। फर्स्ट आपका गलत है, 2 और 3 सही है। अब देखो ये क्या कहता है, तो ये न्यूज़ है, देखिए आपका क्या हुआ है कि अंडर PM गति शक्ति जो हमारा स्कीम था लाया गया था पिछले साल, जिसके अंदर क्या हुआ है नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, लॉन्च किया जाएगा वहाँ से ब्रेक द सेलोस, ठीक है। जिसके बाद क्या कह रहा है PM शक्ति का जो मिशन है वो इन्हांस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक अक्रॉस द कंट्री, सारे पूरे देश में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं उसको इन्हांस करेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ठीक है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है ये। उसके बाद बात करता है ज्योग्राफिक मिशन सिस्टम GIS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जिसके बेस्ड आपको देखा जाएगा कि कहाँ तक डेवलपमेंट हो चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर की उसकी, ठीक है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, सी का ऑप्शन बी। सो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। बाकी आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री आस्क टू कमेंट सेक्शन, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, नमस्कार। हेलो, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 16 September 2024। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम में बताओ, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और आंसर बताओ फटाफट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो लॉन्च किया गया आपको पता होगा कि अनकनेक्ट हैबिटेंट के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसके? अनकनेक्ट। देखो आपका क्वेश्चन देखोगे तो इसमें ये पता चलेगा कि अनकनेक्ट हैबिटेट के लिए लॉन्च किया गया था, रूरल रोड के लिए नहीं लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें से कौन सा है जो आपका
कहता है कि कॉमन्स जो है उसके रिगार्डिंग कौन सा है, इनमें से कौन कौन सा जो कॉमन्स में आता है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो आप बताओ तो इसमें से कौन कौन सा है जो कॉमन्स में आता है। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओनली 3। ये आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, आपका ग्रेजिंग लैंड सही हो जाएगा आपका, फोर्थ आपका लेक एंड पॉन्ड सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपका गलत हो जाएगा फार्म लैंड्स, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, कॉमन्स में नहीं आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है निपा वायरस को लेकर के, निपा वायरस को लेकर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो आपको बताना है। तो आपको बताओ तो पहले तो ये देख लो स्टेटमेंट क्या कहता है। ये जूनोटिक वायरस डिजीज़ है, ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस टू ह्यूमंस ट्रांसमिट होता है, जिसको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ये प्राइमरी एनिमल रिजर्वायर है फॉर द निपा वायरस फॉर बैट पार्टिकुलर द फ्रूट बैट। ये कह रहा है बेसिकली ये बैट से आया है, तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि इसका प्राइमरी जो सोर्स पाया गया ये बैट यानी चमगादड़ों में देखा गया, ऐसा क्या है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है करेंटली नो ड्रग नो वैक्सीन स्पेसिस फॉर निपा वायरस इन्फेक्शन। अभी तक निपा वायरस के लिए कोई दवाई नहीं ढूंढी गई, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है, बताओ। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑल 3, यानी तो आपके सब सही है, कोई इसमें स्टेटमेंट गलत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है प्रधानमंत्री आवास योजना के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, ठीक है। ये कह रहा है ये लॉन्च किया गया था आपका 2014 में अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन एंड रूरल पुअर को देने के लिए, यानी शहरी और ग्रामीण में क्षेत्रों के जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए 2014 में स्कीम लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इट प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टमेंट ऑफ 1.8 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इन हिली एरियाज एंड डिफिकल्ट ट्राइंस, यानी जिनको घर, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं या कोई ट्राइंस एरिया में रहते हैं जहाँ मतलब डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन बनाने में, मतलब घर बनाने में बहुत मुश्किल होती है, उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टमेंट 1.1 लाख का दिया जाएगा, ऐसा इस स्टेटमेंट में कह रहा है, ठीक है। क्या ये सही है ये बताना है आपको। तीसरा कहता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम इज ए की वर्टिकल कंपोनेंट अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। तो ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी भी प्रोवाइड किया गया क्या वर्टिकल कंपोनेंट को लेकर के, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, बताओ तो। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, वन ओनली, केवल एक ही सही है आपका। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट गलत है, सेकंड आपका गलत है, ठीक है। केवल थर्ड के थर्ड सही है, ठीक है। ये आपको 2014 में नहीं लॉन्च किया गया था, आपको पता होना चाहिए कि ये 2015 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के ही द्वारा, ठीक है। और 1.8 लाख नहीं दिया जाता है, अगर कोई हिली एरिया में हो तो उनको 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ओनली 3, ठीक है। केवल 3 स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो रखते हैं टुडे यहीं तक आज सेशन को, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेगा। कोई क्वेरी या कोई कमेंट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू ऑल। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 17 सितंबर 2024, आज है 17 सितंबर 2024। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है ना उसके बारे में कहता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द 7th शेड्यूल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यानी कहता है 7th शेड्यूल में दिया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कह रहा है पावर स्टेट और यूनियन के बीच में डिवाइडेड है, ये ऐसा बताया गया 7th शेड्यूल में, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द इमरजेंसी प्रोविजन आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन आपका पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड कहता है आपका आर्टिकल 356 इम्पोज द ड्यूटी ऑन अ सेंटर टू प्रोटेक्ट द एवरी स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो कहता है आर्टिकल 56 जो है वो ये बताता है कि सेंटर प्रोटेक्ट करता है स्टेट को किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से, ठीक है। फोर्थ कहता है आपका आर्टिकल 355 अलाउ द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 355 आपका प्रेसिडेंट रूल के लिए उसमें दिया गया है, ऐसा वक्त कहता है ये स्टेटमेंट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है, तो आप लोग बताओ तो। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2, 1 एंड 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये थर्ड और फोर्थ आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन कहता है टू रेगुलेट द प्राइसिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, यानी फार्मास्यूटिकल के प्राइस को रेगुलेट करता है। टू प्रमोट न्यू ड्रग डिस्कवरी, नए नए ड्रग्स डिस्कवरी के बारे में यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद कहता है टू ओवरसी द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ए ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस इन इंडिया। मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करते हैं नए ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस को इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। डी कहता है टू कंडक्ट द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ऑल द ड्रग गिवन लाइसेंस, यानी ऐसे जो ड्रग्स हैं जिनके लाइसेंस प्रोवाइड किया गया उनको लाइसेंस और क्लिनिकल ट्रायल के लिए कंडक्ट करता है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ये ओवरसी एंड मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग करता है ड्रग और मेडिकल डिवाइस को इन इंडिया में, ठीक है। आपका कौन करता है आपका, तो आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जो NPS आया था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन एलिजिबल फॉर नेशनल पेंशन स्कीम, केवल सरकारी में काम करने वाले लोग जो हैं जिसको सरकारी नौकरी कहते हैं, क्या वही लोग सिर्फ एलिजिबल हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ NPS आर एलिजिबल फॉर द टैक्स डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C, यानी कंट्रीब्यूशन जो NPS का है वो एलिजिबल होगा टैक्स डिडक्शन के लिए जो आपका दिया गया है अंडर सेक्शन 80C में, ठीक है। थर्ड कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द नेशनल पेंशन स्कीम इन इंडिया। कह रहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है इसको कौन देख रेख कर रहा है, किसके अंडर रेगुलेट काम करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, प्लीज आंसर इट। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा A ओनली 1, ठीक है। अब इसका A हो जाएगा ओनली 1 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन A सही है, ठीक है। आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभी हाल ही में ईरान जो है आपको देखने को मिला होगा कि एक हिस्टोरिकल सिल्क रोड सिटी जो शेयर करता है बॉर्डर ईरान के साथ नॉर्थ ईस्ट कंट्री में, तो वो आपको बताना है कौन से कंट्री के साथ शेयर करता है, कौन कौन से। तो पहला ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, दूसरा ऑप्शन है आपका उज्बेकिस्तान, तीसरा है तजिकिस्तान, चौथा है आपका किर्गिस्तान। कौन सा आंसर है आपको बताओ। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा A तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसलिए अभी रिसेंट न्यूज़ में है क्योंकि हाल ही में देखो ईरान जो है ये हमारे इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर कुछ कमेंट उनके द्वारा आया था, ईरान के एक सुप्रीम लीडर है उनके द्वारा। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने आज यानी मंडे को उनका रिप्लाई दिया है और उन्होंने कहा है कि आप अपने मुल्क को देखिए, हमारे भारत में देखना बंद कर दीजिए। ये स्टेटमेंट बाकायदा उनका है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। बाकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। नमस्कार। हेलो, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 18 सितंबर 2024। 18 सितंबर 2024 हो गया है, ठीक है। और आपको करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक करंट अफेयर की न्यूज़ दे दी जाए कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं एक आतिशी, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। और इसके साथ ही एक करंट अफेयर आपके साथ ऐड हो जाता है कि जो आतिशी बनी है वो दिल्ली के थर्ड वुमेन्स चीफ मिनिस्टर, एज ए वुमेन्स चीफ मिनिस्टर थर्ड वुमेन्स फीमेल जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी है, ठीक है, थर्ड फीमेल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग PDF के लिए कहते रहते हो, तो आप टेलीग्राम लिंक पे जाइएगा, वहाँ आपको PDF इसका दे दिया जाएगा, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द जस्टिस वर्मा रिपोर्ट कमेटी के बारे में बात करता है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो बताओ तो आप लोग। पहला तो स्टेटमेंट कहता है कि जस्टिस वर्मा जो है निर्भया गैंग रेप इंसिडेंट के लिए कमेटी बनाई गई थी उसके रिस्पॉन्स में, जब निर्भया गैंग रेप हुआ था 2012 में, ठीक है। दूसरा कहता है इट रिकमेंड द स्ट्रेंथिंग द लीगल फ्रेमवर्क डीलिंग विद द सेक्सुअल वायलेंस को लेकर के, मतलब कैसे कम करे उसके रिगार्डिंग कमेटी बनाई गई थी, कैसे इसको रोकना है,
सेक्सुअल वायलेंस जो हो रही है। थर्ड कहता है रिकमेंड द इंक्रीजिंग द लीगल एज ऑफ द कंसेंट फ्रॉम 16 to 21 ईयर। ये कह रहे हैं कि लीगल एज कंसेंट बनाया गया था, ये कमिटी रिकमेंड करता है 16 to 21 ईयर का, ठीक है। फोर्थ कहता है द रिपोर्ट पेड वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर वुमेन वर्कप्लेस। तो कह रहा है कि एक इंट्रोडक्शन इन्होंने करवाया था सेक्सुअल, कह सकते हो क्या, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रेड्रेसल के एक्ट के लेकर के, ठीक है। ये उनका रिकमेंडेशन था, वो उन्होंने बताया था, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। प्लीज़ आंसर मी। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 ओनली 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये लीगल एज वाला गलत है, आपको 16 से 21 साल का नहीं दिया गया था, ठीक है। अब देखो कहता है क्या, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट। देखो यहाँ जो जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट है वो क्या कहता है कि जो लीगल वर्क प्लेस था ना, वो आपको क्या कहता है ये कि निर्भया गैंगरेप जो 2012 में इंसिडेंट हुई थी, बहुत ही कह सकते हो हम देश को पूरा माहौल ख़राब कर चुका था ये, तो पूरे देश लोग, तो जिसके रिगार्डिंग ये आपका कमेटी आई थी जस्टिस वर्मा कमेटी, ठीक है, जो क्राइम्स सच एज सेक्सुअल ऑफेंस को लेकर के वो बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट से हो जाएगा, 1 2 4 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू लाइन एट डिमार्केशन ऑफ द एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन। एक 2 कंट्री को सेपरेट करने के लिए ब्लू लाइन दिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो वो कौन से 2 देशों को दिया गया है, ठीक है, 2 कंट्री को सेपरेट करने के लिए, लेबनान और सीरिया, इजराइल और जॉर्डन, लेबनान और इजराइल, और सीरिया और इजराइल। कौन है, किसको दिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा ब्लू लाइन, बताओ। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लेबनान और इजराइल के बीच में यूनाइटेड स्टेट कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने दिया था ब्लू लाइन डिमार्केशन, ठीक है, दोनों स्टेट को, ठीक है। अब ये ब्लू लाइन का जो डिमार्केशन स्टेट है वो क्या है, क्या देखो ये ब्लेम जो इजराइल कर रहा है अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि आपको कल देखने को मिला होगा 17 सितंबर को इजराइल के द्वारा पेजर अटैक हुआ है, ठीक है, इन हिजबुल्ला के ग्रुप में, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप जो हिजबुल्ला है वहाँ लेबनान में, वहाँ अटैक हुआ है। क्या देखने को मिला है, वहाँ के लोग पेजर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के हिजबुल्ला के जो ग्रुप हैं पेजर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो जो स्मार्टफोन वगैरह है वो इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि कभी भी वो हैक कर ली जाएंगी और हमारे जो दुश्मन हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हैक कर लेंगे, जिसके रिगार्डिंग वो नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो पेजर यूज करते थे, ठीक है। और ये सारे पेजर जो है आपका ताइवान से बन के आता था, ठीक है, कहाँ, ताइवान से, मेड इन ताइवान था। लेकिन उस पेजर में एक देखने को मिला कल 17 सितंबर को कि उस पेजर में अचानक से रिंग बजता है, ठीक है, रिंग बजते हैं 2-3 सेकंड तक, उसके बाद अचानक से वो पेजर ब्लास्ट हो गया, ठीक है। और ऐसा ब्लास्ट हुआ मतलब कम से कम कहाँ देखा जा रहा है अभी तक, करंट न्यूज़ की बात कर ली जाए तो मोर देन 3000 पीपल जो वहाँ इंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ है इसके रिगार्डिंग, ये अभी है तो इसलिए न्यूज़ में रहा है। और ये बोल क्या रहा है कि ये जो ब्लू लाइन बॉर्डर डिमार्केशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था 2000 में, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि लेबनान और साउथ लेबनान जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो ये पूछता है कि आर्टिकल 168 डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आर्टिकल जो अनुच्छेद हमारा 168 है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, इसमें दिया गया आर्टिकल 168 में। सेकंड कहता है द सीएम एडवाइस टू रिक्वायर टू डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। सीएम के एडवाइस से क्या होगा, स्टेट असेंबली विधानसभा को भंग किया जाएगा, ये सेकंड स्टेटमेंट कहता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ सीएम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर एज्यूम द रोल अंटिल एज ए न्यू चीफ। अगर चीफ मिनिस्टर इन केस किसी कारणवश क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री का पद है वो खाली रह जाता है, तो जो उप मुख्यमंत्री हैं वो उस पद को एज्यूम करेंगे जब तक कि कोई नया सीएम अपॉइंट नहीं, कोई नया मुख्यमंत्री आपको नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, बताओ। देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 2 और 3। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बात करता है हमारा, अभी रिसेंटली में आप देखे होंगे कि दिल्ली में, जैसा कि मैंने बताया आपको
कि चीफ मिनिस्टर का अरविंद केजरीवाल ने जो रिजाइन कर दिया है, उसके बाद उनकी पार्टी के एक नेता हैं जो उनको बनाया गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा एशियन हॉकी चैंपियनशिप को लेकर के ये क्वेश्चन है और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो कह रहा है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इज ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, सेकंड कहता है इंडिया हैज़ वॉन द मोस्ट एशियन चैंपियन ट्रॉफी टाइटल्स 2024। डबल राउंड रॉबिन स्टेजेस फॉर्मेट यूज इन द एशियन चैंपियन ट्रॉफी। डबल राउंड रॉबिन स्टेज फॉर्मेट का भी यूज़ किया गया था चैंपियंस ट्रॉफी में, किया जाता है ऐसा थर्ड स्टेटमेंट कहता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, बताओ। देखो इसके जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा और 1 एंड 2 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 हो जाएगा, थर्ड आपका गलत है। ठीक है, देखो क्या हुआ है 17 सितंबर को, यानी उसके कल की बात कर लीजिए आपको, तो चाइना ऑर्गेनाइज करा रहा था आपका द एशियन हॉकी चैम्पियनशिप। ठीक है, तो उसी एशियन हॉकी चैम्पियनशिप में क्या देखने को मिला है आपको कि इंडिया फाइनल में एज ए 5th एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीतती है। ठीक है, फाइनल मुकाबला था इंडिया का, इंडिया वर्सेस चाइना। ठीक है, जिसमें चाइना को हम हरा देते हैं चाइना में ही। ठीक है, और इंडिया वहाँ जीत जाती है। ठीक है, और 1-0 से वो विक्ट्री होती है और इंडिया कह सकते हो इंडिया 5वीं बार, कितनी बार, 5th एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी बन गई है। ठीक है, उसके बाद ये बात करता है चैम्पियंस ट्रॉफी की, तो ये आगे जो चैम्पियंस ट्रॉफी थे बाइलिनियल बेसिस पे होता है। ठीक है, और ये कौन ऑर्गेनाइज करा रहा था, तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा 1 एंड 2, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, नमस्कार। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 19 सितंबर 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। बिफोर वी स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए इसका, वो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो चैनल के अबाउट में तो मिलेगा ही मिलेगा। वहां जाने के बाद तो आपको पता ही है क्या करना होता है, टेलीग्राम के पास पहुँचे, वहाँ आपको डाउनलोड करना मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में बात करता है, जो आज न्यूज़ में था कुछ। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ तो आप लोग। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑल 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 35 इज दैट नाउ एब्रोगेटेड हो गया है, मतलब उसका रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। आर्टिकल 35A जो है इज नाउ एब्रोगेटेड, मतलब ख़त्म कर दिया गया है। तो उसके बाद इसमें उसके रिगार्डिंग कौन सा उसका की फीचर क्या था वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकंड के टाइम में बताओ, जो आपको वीडियो बाद में देखेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका क्या आंसर है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है स्पेशल प्रॉपर्टी राइट्स जम्मू कश्मीर को मिलता था आर्टिकल 35A के तहत, जो कि हटा दिया गया है, और 35 आर्टिकल हटने के बाद, यानी 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ ज़ोरों शोरों से प्रचार चल रहा है अपने पार्टियाँ, और देख रहे होगे न्यूज़ चैनल वाले कवर भी कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पीएम आशा स्कीम को लेकर के कहता है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला ऑप्शन कहता है ओनली 1, दूसरा कहता है ओनली 2, तीसरा कहता है ओनली 3, फोर्थ कहता है नन ऑफ दिस। तो बताओ कौन सा सही है। सो इसका आंसर ए कहता है ओनली 1, ये फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक है, पीएम आशा के रिगार्डिंग 2 और थर्ड आपका गलत होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यहाँ अभी जो क्वाड हो रहा है 2024, वो कहाँ होने वाला है, कौन से कंट्री चेयर करने वाली है 2024 क्वाड सम्मेलन। ठीक है, तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है आपका इंडिया, दूसरा है आपका यूनाइटेड स्टेट यूएस, तीसरा आपका जापान, चौथा आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया। तो बताओ कौन सा होगा। देखो अब इसका आंसर, सही आंसर सी हो जाएगा, जापान इस साल का क्वाड समिट ऑर्गेनाइज। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 20 सितंबर 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से।
देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये पूछा है लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी विधानसभा को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको कहता था आर्टिकल 174 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यानी कहता है आर्टिकल 124 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बताता है आपका कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए, ठीक है। सेकंड कहता है कि आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसॉल्व होने की बात बताता है आर्टिकल 170। थर्ड कहता है आपका डिलिमिटेशन कमीशन रिव्यू अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो रिव्यू करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट से आपको बताना है, बताओ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड स्टेटमेंट सही है, ये फर्स्ट और सेकंड गलत है, ठीक है। आपका ए आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट काउज फॉर द प्राइमरी एम्ब्रियोइक मेनिन फर्टिलिस PM, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, नाम ही इतना अजीब है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके कारण ये कह सकते हो कि मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण ये बीमारी होती है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ। देखो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकलेर्जिया फ्लावरी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FTAF के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। कह रहा है कि FTAF जो है वो 1991 में इस्टेब्लिश की गई थी, किस लिए इस्टेब्लिश की गई, तो कॉम्बैट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग की। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि ये इनिशियली इस्टेब्लिश हुई थी ग्रुप G7 के लिए, ग्रुप ऑफ 7 के लिए, यानी G7 के लिए एक तरह से, ठीक है, इस्टेब्लिश की गई थी G7 के द्वारा, ठीक है। थर्ड कहता है कि ये ग्रे लिस्ट करती है FTAF कंट्री को फॉर मेकिंग द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बट नॉट फॉर फुली कंप्लीमेंट, ठीक है। ये ग्रे लिस्ट करती है वैसे कंट्री को जो मेकिंग द सिग्निफिकेंट, जो अपने आप में अपने कंट्री में प्रोग्रेस कर रहे हैं और टेररिस्ट एक्टिविटी को लेकर के, मतलब उसको रोक लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में, ठीक है, लेकिन नॉट फुली कंप्लाइंट, मतलब पूरी तरह से कोशिश नहीं कर पाए इसलिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। देखो इसका सही स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका, थर्ड और सेकंड, यानी सेकंड और थर्ड आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जिसके अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि न्यूज़ कुछ खास आज था नहीं, तो आपको यही 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। अगर कोई कमेंट या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, नमस्कार। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज़ 21 सितंबर 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर के है, ठीक है, कि कंसीडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर के ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है वो आपको पूछना है, बताना है, सॉरी। तो ये आप देखो इसमें आपका पहला स्टेटमेंट है जो कहता है क्या कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे इज टू एक्सेस द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। जो बच्चे सीख रहे हैं उसके लर्निंग का आउटकम क्या है वो ये सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी NCERT की बात कर रहा है, NCERT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द, यानी ये सर्वे जो है NCERT के थ्रू हो रहा है। थर्ड कहता है द सर्वे इज अलाइंड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट। क्या ये सर्वे जो है ये आपका SDG फर्स्ट के अलाइन को मतलब फुलफिल कर रहा है। फोर्थ कहता है द सर्वे इज कंडक्टेड एवरी 3 ईयर, ये सर्वे जो हर 3 साल में होता है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, बताओ। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा C, ठीक है। ऑप्शन ओनली 3 सही है, कौन कौन सा 3 सही है, तो 1, 2 और 4। थर्ड स्टेटमेंट गलत ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट को अलाइन नहीं करता है, उसके रिगार्डिंग फोकस नहीं है इसका, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द श्रीलंका। श्रीलंका के नज़दीक
कौन सा भारतीय डिस्ट्रिक्ट है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है टूटिकोरिन, तीसरा फोर्थ है आपका मदुरई। बताओ। ऑफ कोर्स इसका आंसर ए हो जाएगा। कन्याकुमारी हमारे श्रीलंका के बहुत नज़दीक हैं भारतीय डिस्ट्रिक्ट के तौर पर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के बारे में ये कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है एनआईए जो है वो अथॉरिटी है टू इन्वेस्टिगेट केसेस अक्रॉस द इंडिया एंड इन केसेस इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल टेररिज्म। मतलब एनआईए को ये ऑर्डर है, मतलब अथॉरिटी अधिकार है कि मतलब वो कोई केसेस, कोई भी केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है पूरे भारत में, और वैसे केस को भी जो इंटरनेशनली टेररिज्म को इन्वॉल्व है उसको भी लेकर के, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट कैन कॉग्नाइज ऑफ केसेस विदाउट द पैरियर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कह सकते हैं कि ये जो एनआईए के पास ये राइट है कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है बिना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, बिना एफआईआर के। तो आपके पास कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में भी इलेक्शन चल रहा है यूएस में, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा अभी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कैन इलेक्टेड फॉर मैक्सिमम 4 ईयर। क्या यूनाइटेड स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो 4 साल के लिए बनाया जाता है, हर 4 साल पे वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये आपको बताना है। सेकंड कहता है इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अनेबल टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी द वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम दोज ड्यूटी। अगर हो सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो क्या वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी को एज्यूम कर लेगा, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट कहता है। तो कौन सा आपका आंसर सही है वो बताओ। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी यानी ओनली 2 सही है, ठीक है। थर्ड आपका जो कह सकते हैं मैक्सिमम 4 ईयर को लिए, वो 4 टाइम्स के लिए है, वो नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम 2 टाइम्स के लिए ही बनाया जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। आपका वहाँ 2 बार से ज़्यादा कोई नहीं बन सकता है प्रेसिडेंट, एक आदमी 2 बार ही बन सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई क्वायरी या कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी इसका पीडीएफ को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, नमस्कार। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 27 सितंबर 2024। देखिए कुछ दिनों से आपका करंट अफेयर नहीं आ रहा था, वो आपको इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है, बाकी 2-4 दिनों का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ठीक है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में कौन सा आपका सही स्टेटमेंट है वो बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका कहता है इट्स एम टू हेल्प द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बैलेंस द वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग नॉलेज जनरेटिंग एकेडमिक परस्यूट। यानी कह रहा है कि ये इसका एम क्या है, ये बेसिकली एनसीआरएफ का, कि ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है और स्किल ट्रेनिंग, इन सब में एक बैलेंस बनाएगा, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एनसीआरएफ गिव्स स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी टू अर्न द क्रेडिट फ्रॉम द नेशनल कैडेट कॉर्प, ठीक है। यानी एनसीआर भी ये भी प्रोवाइड करेगा कि जो लोग हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, वो लोग अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एनसीआरएफ हेल्प इंस्टीट्यूशन टू रिमेन द फ्लेक्सिबल बट रिड्यूस देयर कम्पिटिटिवनेस। यानी कह रहा है एनसीआर भी क्या करेगा, एनसीआरएफ क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को, कि वो बहुत ही लचीला, उनका मतलब जो भी कह सकते हो कि उनका फंक्शन है जो लचीला रहे, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा, कम्पिटिटिव को भी कम करने की कोशिश करेगा। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है, ठीक है। थर्ड आपका गलत है, 1 और 2 आपका सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन हैव बीन फाउंड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट MPOX यानी मंकी पॉक्स। यानी कह रहा है कि इसमें से कौन सा वैक्सीन है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मंकी पॉक्स डिजीज़ को लेकर के। अभी रिसेंटली में देखिएगा मंकी पॉक्स डिजीज़ बहुत फैला हुआ है, ठीक है, और ये एक जोनोटिक डिजीज़ है, ठीक है। तो आपका कौन सा पहला ऑप्शन कहता है HB वैक्सीन,
इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, दूसरा कहता है मिसल्स वैक्सीन, तीसरा कहता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। बताओ कौन सा डिजीज और कौन सा वैक्सीन सही है ऑप्शन में, बताओ। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपका मंकी पॉक्स में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा कहता है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका कहता है कि ये 4 टायर टैक्स आपका स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा स्लैब में, जो 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो कंपोनेंट ऑफ जीएसटी और ये द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी है, ये आपका क्या सेंट्रल जीएसटी मिलकर है, स्टेट जीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ठीक है। और थर्ड आपका कहता है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ठीक है। जीएसटी काउंसिल ही इम्प्लीमेंट करता है जीएसटी इन इंडिया को, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ। तो देखो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा सी, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। आपका जो स्लैब है जीएसटी का वो 5%, 12% और 18% और 28% है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन G4 आर सीकिंग अ परमानेंट, एक सेकेंड, हाँ, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द G4 सीकिंग द परमानेंट ऑन द यूएनएससी, ठीक है। यानी कह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन G4 के कौन कौन से कंट्री हैं जो परमानेंट सीट है उनका, ठीक है, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका कहता है इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ये गलत हो जाएगा। जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, गलत हो जाएगा। साउथ कोरिया आपका क्या, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ये भी गलत है। डी आपका कह रहा है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना। अब बताओ ये भी डी है, इसमें से कौन सा सही आपको वो बताना है, तो बताओ आप लोग। देखो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, चाइना जो है, सॉरी जर्मनी, जापान जो है, ये आपका क्या कहते हो G4 ऐसे परमानेंट सीट ऑफ यूएनएससी का है, ठीक है, यूएनएससी का। तो ये रहा, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन, ठीक है। बाकी कोई कमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू ऑल। और हाँ, आप लोग देखिएगा बीपीएससी के रिगार्डिंग, जो आपका पेपर होने वाला बीपीएससी का, उसके रिगार्डिंग देखिएगा आपको, और जो इंपॉर्टेंट थीम्स है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो उसको एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको बीपीएससी 17 में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, टुडे इज़ 28 सितंबर 2024। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है साउथ वेस्ट मानसून के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पहला ऑप्शन ये कहता है कि अल नीनो एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है, तो बताओ फटाफट। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 3 सही होगा, ठीक है। बाकी सेकंड आपका गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P5 ग्रुप विद इन यूएनएससी के बारे में पूछा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है P5 को लेकर के, तो बताओ। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 5 परमानेंट मेंबर है जिसको वीटो पावर मिला हुआ है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमएल कह रहा है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पीएमएलए है उसके रिगार्डिंग कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, तो बताओ। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 1, 2 और 4, ओनली 3 यानी 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। साइबर बुलिंग नहीं होगा, ये नहीं है, उसमें पीएमएलए के अंडर नहीं आता है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल 3, ठीक है, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। गांधी जी के द्वारा ये इनिशिएट किया गया था, ठीक है। और आगे ये बात करता है कि ये इशू किया गया था वर्किंग क्लास को लेकर के, ठीक है। सो रखते हैं आज यहीं तक, दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। बाकी कोई कमेंट या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन क्वेश्चन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू ऑल, नमस्कार। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 29 सितंबर 2024। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा खास है नहीं क्योंकि संडे था, तो 2-3 क्वेश्चन ही मैं आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो PDF है वो आपके टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, प्लीज़ वहाँ जाइए। और नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए अबाउट में, वहाँ तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल ही जाएगा, ठीक है।
और अगर वहाँ भी ना मिले तो आपको पता है मगध स्पीसीज करके डालिएगा, चैनल का ही लोगो होगा, वहाँ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टारगेट नंबर ऑफ सीडलिंग्स सेट फॉर द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। यानी देखो अभी जो हमारा एक पेड़ माँ के नाम का जो कैंपेन किया गया है उसमें पूछ रहा है कि मतलब कितने पेड़ लगाने का कह सकते हो टारगेट लिया गया है। ठीक है, तो आपके आंसर क्या है वो आपको बताना है, तो बताओ। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 80 करोड़ पेड़ लगाने की टारगेट रखा गया है एक माह पेड़ के नाम कैंपेन से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कहता है तेलंगाना में जो दर्शनी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है मेडिकल टूर फॉर पेशेंट के लिए मेडिकल टूर वहाँ इस इनिशिएटिव के तहत शुरू किया जाएगा। या रिलीजियस टूर फॉर पिलग्रिम्स, धार्मिक कह सकते हो यात्रा शुरू की जाएगी। ठीक है, या एजुकेशनल टूर फॉर स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल टूर होगा वो। ये रूरल टूर फॉर कॉर्पोरेट्स यानी बिजनेस के लिए जो रूरल एरिया में होंगे उनके लिए टूर किया जाएगा। तो कब आंसर कौन सा सही होगा आपको बताना है, बताओ। सो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, एजुकेशन टूर फॉर स्टूडेंट, जो कि तेलंगाना दार्शनी इनिशिएटिव है उसके तहत ये प्राइमरी फोकस है उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि KKN दारूवाला रिसीव इन 1984 प्रेस्टिजियस अवार्ड। क्या कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था KKN दारूवाला को। ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज में है ये पर्सनैलिटी, तो आपके इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1894 में इनको कौन सा कह सकते हो अवार्ड मिला था, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका कहता है ज्ञानपीठ अवार्ड, दूसरा कहता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, तीसरा कहता है पद्म भूषण अवार्ड, चौथा कहता है आपका बुकर प्राइज। तो आप बताइए आपका कौन सा आंसर सही होगा। सो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, 1984 में KKN दारूवाला को। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। बाकी कोई कमेंट या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करेंट अफेयर MCQ। टुडे इज़ 30 सितंबर 2024। ये सितंबर का लास्ट डे है। ठीक है, और आपको अगर कंपाइलेशन वीडियो चाहिए तो आपका पूरे मंथली का कंपाइलेशन वीडियो अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इजराइल लेबनान रिलेशन। इजराइल लेबनान को भी हाल ही में देखिए बहुत उनके बीच एक तरह से डिस्प्यूट चल रहा है। इजराइल ने बहुत सारे बॉम्ब मारे और ये भी कहा जा रहा है लेबनान में जो आपका हिजबुल्ला ग्रुप था, आतंक टेररिस्ट ग्रुप, उसके जो चीफ थे, कमांडर मेन चीफ नसरुल्ला, उसको मार दिया गया है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है इजराइल और लेबनान के रिलेशन में वो आपको बताना है, तो बताओ। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 क्या कहता है, तो 2 और 3 कहता है कि जो सीबा फार्म एरिया है वो डिस्प्यूट टेरिटरी है बिटवीन इजराइल और लेबनान को लेकर के। ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि लिटानी जो रिवर है वो पॉइंट कंटेंसेस करता है बिटवीन इजराइल और लेबनान के बीच में वो। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है मेक इन इंडिया कैंपेन। मेक इन इंडिया कैंपेन को लेकर के अभी बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, तो उसके रिगार्डिंग ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है डेवलपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मेन पिलर ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन। मेक इन इंडिया कैंपेन में आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना मेन उनका काम था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग मेक इन इंडिया कैंपेन। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन या DPIIT जो है वो आपका मेन रिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेशन है मेक इन इंडिया के लिए। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है रियल एस्टेट इज फोकस एरिया अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। रियल एस्टेट जो है वो फोकस करता है इसके अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर के। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो आप लोग बताओ। तो देखो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 2 ओनली हो जाएगा सही। कौन कौन हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा, थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हो कि मेक इन इंडिया जो है आपका DPIIT के रिस्पॉन्सिबल उसके अंडर आती है। ठीक है, और ये भी क्या कहता है मेन पिलर इनका क्या है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है
कि वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड प्राइमरी सर्टिफाई को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट है वो बताना है आपको, ठीक है, इन चारों में से। तो पहला कहता है कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट, दूसरा कहता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, तीसरा कहता है आपका वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, फोर्थ कहता है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो आप लोग बताओ। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा आपका कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट के बारे में ये बताता है, वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो कि बहुत ही न्यूज़ में रहा है पिछले 2-3 महीनों से और रिसेंटली भी न्यूज़ में है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। और ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में देखने को मिला है आपका तमिलनाडु में कि अपोजिशन ने एफआईआर कर दिया है फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर के, ठीक है, उस पर केस किया, उन पर केस किया गया है, ठीक है।